तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लो पे। तो आज की जो अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की जो क्लासेज रेगुलर कर रखी थी, तो हॉर्टिकल्चर की क्लासेज कर रहे हैं अपन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा मैं कि जो एसकेएन यूनिवर्सिटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके 1 तारीख से पेपर है, और जो फर्स्ट पेपर है 1 अप्रैल से पेपर है, और फर्स्ट पेपर ही आपका हॉर्टी का है, हॉर्टिकल्चर का है। तो मैं बता दूं हॉर्टिकल्चर में टोटल 13 लेक्चर थे, उनमें से हमने लगभग 9-10 लेक्चर कर लिए हैं। बाकी जो भी बच रहा है वो आज और इससे अगली क्लास में, मतलब 2 क्लास में कंप्लीट ओवरव्यू अपन देख लेंगे, कंप्लीट सिलेबस जो 13 के 13 है। तो जिन भाइयों ने सबसे पहले तो जो बाकी के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया है उससे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, एग्रोनॉमी के, सोइल साइंस के, बायोकेमिस्ट्री के सारे कुछ जो क्लासेज है रेगुलर क्लासेज वो मिल जाएगी। प्लस प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, एसके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको सोल आउट करवाया हुआ है मेरा, हॉर्टिकल्चर वगैरह सारा कुछ कि कहाँ से आता है, कितना क्या लेवल आता है। तो हॉर्टिकल्चर का पेपर भी है उनमें, तो पिछले साल का पेपर देखें, प्लस ये पूरी जो क्लास है वो देख के जाए। 101% बोल रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं आएगा, बहुत अच्छा पेपर होएगा। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम क्या है ना, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, तो आपकी जो ओजीपी है परसेंटेज बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वो आप इसका कैसे फायदा उठाते हो वो आपके ऊपर है। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले चेकआउट कर लो, जल्दी से वो देख लो। और ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लगभग ये क्लास और इसके बाद में एक और क्लास करेंगे और 13 टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेते हैं, जितना अपना कवर हो पाता है उतना। तो अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो यहाँ से, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और भी जो एग्रीकल्चर को लेकर नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो मिलती रहे। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं, इससे जो बेक क्लास थी हॉर्टी की, उसमें मैंने बताया था आपको कि फलोद्यान प्रबंधन, जो उसमें बगीचा लगाने के टाइम ध्यान देने, जलवायु, स्थान का चुनाव वगैरह जो भी था वो सारा कुछ हमने देख लिया था, स्थिति, स्थान का चुनाव। आज देखेंगे रेखांकन की विधियां, रेखांकन की विधियां, जिसको बोल सकते हैं लेआउट, रेखांकन की विधियां या लेआउट के बारे में देखेंगे। तो रेखांकन क्या होता है? फलोद्यान का अच्छा रेखांकन वह होता है जिसमें उद्यान की भूमि का सदुपयोग हो, उद्यान की भूमि का सदुपयोग हो। जो अपन उद्यान लगा रहे हैं, जो गार्डन लगा रहे हैं, ठीक है, जो बगीचा लगा रहे हैं, उसकी भूमि का ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सदुपयोग हो, अच्छे से अच्छे यूज हो, तथा प्रत्येक फल वृक्ष को वृद्धि करने के लिए, प्रकाश के लिए पर्याप्त स्थान व उद्यानिक क्रियाएं सुगमता से की जा सके। मतलब रेखांकन की विधियां, बगीचा लगा रहे हैं उसकी विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बगीचे की विधि कौन सी होगी, किसको अपन बेस्ट मेथड बोल सकेंगे कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा, तो एक तो अपन जो भूमि ले रहे हैं उद्यान के लिए, जो भूमि ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग हो। प्लस जो पौधे लगा रहे हैं अपन, किसी भी के लगा रहे हैं, ठीक है, आम का लगा रहे हैं, केले का लगा रहे हैं, अनार का लगा रहे हैं, जिसके भी लगा रहे हैं उनको उचित प्रकाश मिल सके, वो अपनी, ठीक है, उचित ग्रोथ कर सके, वृद्धि जिसको आप बोलते हो, उचित वृद्धि कर सके, उचित उत्पादन अपन ले सके, अधिक मात्रा में प्रोडक्शन ले सके और अधिक क्वालिटी वाला ले सके। प्लस जो मेन चीज है वो क्या है कि जो कृषि क्रियाएं हैं जितनी भी, ठीक है, बीच में से अपने को फलों को तोड़ना है, उनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग जो भी है, बीच की जो कृषक क्रियाएं हैं, खरपतवार हटाना, जल देना, उनमें भी अपने को दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार से जो लगाए सारे कुछ अपने उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड बोलते हैं, रेखांकन की सबसे अच्छी विधि या लेआउट की सबसे अच्छी विधि बोलते हैं। तो जो जो विधियां हैं उनके बारे में सारा कुछ अपन डीपली स्टडी करने वाले हैं। फलोद्यान के रेखांकन के लिए सर्वप्रथम एक आधार रेखा खींची जाती है। यह आधार रेखा बाढ़ एवं वायुरोधी वृक्षों की कतार से लगभग 5 से 6 मीटर दूरी होनी चाहिए। जो मुख्य कि मेरे को हाँ लगाना है, तो जो अपना बाउंड्री है उससे 5 मीटर दूर, 5 मीटर की जगह छोड़ के फिर लगाते हैं अपन। ये क्यों छोड़ते हैं, जो बाहर की लाइन है ना उसको भी तो ग्रोथ करने के लिए, प्रसार करने के लिए जगह चाहिए, प्रकाश चाहिए, फल लगने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए। तो यह होता है कि रेखांकन की विधियों में अपन पढ़ेंगे क्या, या क्या होती है रेखांकन। अब बात करते हैं कौन कौन से मेथड जो हैं, सारा कुछ। क्लास को स्किप मत किया करो, कंटिन्यू देखा करो। जो स्टडी मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो बहुत अच्छा, सुपरवाइजर वगैरह आगे आपके डब्ल्यू वगैरह में काम है, उस तरीके से पीजी वगैरह में उस तरीके से करवाया जा रहा है। तो फलोद्यान में फल वृक्ष लगाने की प्रमुख विधियां निम्न कौन कौन सी है? वर्गाकार विधि और आयताकार विधि। 6 विधि लिखवाता हूं मैं। वर्गाकार विधि, हेडिंग्स आपको बता के मैं समझा दूंगा आपको। आयताकार विधि, आयताकार विधि, वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, 3rd नंबर पे लिखूंगा त्रिभुजाकार,
त्रिभुजाकार विधि। फोर्थ पे जो दे रखा है त्रिभुजाकार विधि के बाद में पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि। पूरक विधि भी बोलते हैं इसको, पूरक विधि या पंचभुजाकार, पंचभुजाकार विधि, पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि। 5 नंबर पे षटभुजाकार, षटभुजाकार विधि, षटभुजाकार 6 भुजाओं वाली षटभुजाकार विधि। और जो 6 नंबर पे बच गई वो होगी कंटूर विधि, कंटूर विधि। 6 नंबर पे जो अपनी है कंटूर या समोच्च रेखा विधि, कंटूर भी बोल सकते हो या समोच्च रेखा विधि भी बोल सकते हो, समोच्च रेखा विधि। ये 6 हेडिंग्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। हॉर्टिकल्चर का मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व आउट कर रखा है, वो एक बार देख लेना आप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पुराने पेपर वाली में। तो इन 6 वीडियो की मैंने हेडिंग आपको बता दी। अब इनके बारे में अपन सही से पढ़ेंगे पूरा कि होता क्या है। वर्गाकार को क्या बोलते हैं? स्क्वायर सिस्टम, स्क्वायर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर सिस्टम बोलते हैं। जो वर्गाकार विधि है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे अपने इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए। और जो आयताकार विधि है रेक्टेंगुलर सिस्टम, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर सिस्टम, पंचभुजाकार को क्या बोलते हैं? फिलर सिस्टम बोलते हैं, या क्वीन कक्स, इसको क्या बोलते हैं? क्वीन कक्स के नाम से भी जानी जाती है, क्वीन कक्स मेथड, ठीक है। फिलर या क्वीन कक्स विधि भी बोलते हैं, और पूरक या पंचभुजाकार विधि भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में है अपनी षटभुजाकार या हेक्सागोनल। ये याद रखना, इन दो के दूसरे नाम पूछ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मेथड, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मेथड बोलते हैं इसको। जो अपनी षटभुजाकार विधि है, पंचभुजाकार को क्या बोलते हैं? क्वीन कक्स या फिलर, क्वीन कक्स या फिलर इसको बोलते हैं। षटभुजाकार को हेक्सागोनल, और जो समुच्चय विधि है उसको कंटूर विधि बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्गाकार विधि की। तो वर्गाकार विधि यह सबसे सरल और सबसे पुरानी, सबसे उत्तम व अधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि है। ये कौन सी है? वर्गाकार विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे सरल विधि है, ठीक है। क्या लिखना है? थ्योरेटिकल पेपर है, सबको पता है थ्योरेटिकल जो बड़े क्वेश्चन है उनमें आता है ये क्वेश्चन। तो वर्गाकार विधि के अंदर लिखना है सबसे पहले कि ये सब उद्यान रेखांकन की विधियों में सबसे सरल, आसान, पुरानी व सर्वाधिक यूज की जाने वाली, सर्वाधिक यूज की जाने वाली विधि है। जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इस विधि में पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी जो है वो समान रखी जाती है। पंक्ति से पंक्ति, ये ठीक है, ये अपने पौधे हैं और ये अपनी पंक्ति है। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। तो इसमें ये लाइन से लाइन की दूरी और ये पौधे से पौधे की दूरी इधर भी सेम रखी जाती है। इसको तो वर्गाकार विधि बोलते हैं। कि वर्गाकार विधि का मेन क्या लिखना आपको? कि सबसे सरल विधि है, आसान विधि है, पुरानी विधि है और सर्वाधिक यूज में ली जाने वाली विधि है। प्लस क्या है इसमें? कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं? समान रखते हैं। इसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी समान रखी जाती है। इस विधि में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी समान दूरी पर निशाना लगाकर रेखाएं खींची जाती है। जिस स्थान पर रेखाएं आपस में काटती है वहां पे फल वृक्ष लगाया जाता है। इस प्रकार 4 फल वृक्ष मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। इस विधि में बाग सघन नहीं होता तथा कृषि क्रियाएं आसानी से हो जाती है। 4 फल वृक्ष मिलकर क्या करते हैं? एक वर्ग का निर्माण करते हैं। 4 फल वृक्ष मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। 1 2 3 4, ये चारों मिलके। इसमें जो आपका बाग है वर्गाकार से अगर आप लगा रहे हो तो ज्यादा सघन भी नहीं होगा, मतलब ज्यादा डेंसिटी वाला नहीं होगा। सघन जिसको बोलते हैं, पास पास में लगाया हुआ, ज्यादा सघन नहीं होगा। तो उसमें आसानी से प्रकाश, हवा, वायु जो भी है आसानी से पहुंच पाएगी पौधों तक, और आसानी से पहुंच पाएगी, अपने को अधिक उत्पादन मिलेगा। और कृषि जो क्रियाएं हैं, बीज के अंदर से पेड़ों को तोड़ना वगैरह है, फल वृक्ष हैं तो फूल जो आपके फल हैं उनको तोड़ने की क्रिया है, और भी चीजें हैं जो कृषण क्रिया हैं, उनको करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो वर्गाकार विधि का ये दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें अगर अपन वर्गाकार विधि के बारे में, तो तेज हवाओं का चलना, अतिवर्षा का होना, वर्षा का असमय होना आदि सभी मौसम परिवर्तन के लक्षण है। जिस स्थान पर रेखाएं आपस में काटती हैं वहां फल वृक्ष लगाया जाता है। इस प्रकार 4 फल वृक्ष मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये हो गया वर्गाकार विधि के बारे में। दोबारा से मैं बोल के बता देता हूं, वर्गाकार विधि का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिख के आना है। वर्गाकार विधि
सबसे पहले तो 6 विधियां हैं। 6 विधियों में सबसे सरल है, आसान है, पुरानी है और सर्वाधिक यूज में ली जाती है। 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसमें लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट, लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है वो क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। बगीचा ज़्यादा सघन नहीं होता है, इस वजह से जो कृषि क्रियाएं वो करने में आसानी रहती है। प्लस हर पौधे को ग्रोथ के लिए अच्छा स्थान मिल जाता है और प्रकाश मिल जाता है और वायु मिल जाती है, तो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होता है, अधिक अपन प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये वर्गाकार पूरी। बात करते हैं आयताकार विधि की, इनको मैं हटा देता हूं। आयताकार विधि जो है उसके बारे में बात करते हैं। आयताकार विधि या रेक्टेंगुलर सिस्टम, यह वर्गाकार विधि के समान ही होती है। अंतर केवल यह है कि इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से कम होती है। पौधे से पौधे की दूरी कम होती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा होती है। ठीक है, आयताकार विधि होती है। सेम इसकी तरह 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आयत का निर्माण करते हैं। इसमें 4 मिलकर किसका कर रहे थे, वर्ग का निर्माण कर रहे थे। भाई वर्गाकार विधि में 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण कर रहे थे, जबकि आयताकार में 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। दोबारा से देखेंगे, यह वर्गाकार विधि के समान होती है। अंतर केवल यह है कि इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से कम होती है। प्लांट से प्लांट की जो दूरी है ना, वो लाइन टू लाइन की दूरी है ना, उससे कम होती है। मतलब लाइनें दूर दूर होती है, पौधे पास पास में होते हैं। भाई पौधे की लाइनें हैं, ये देखो ऐसे, सपोज पौधे से पौधे की दूरी कम है, जबकि लाइन से लाइन की जो दूरी है, इस लाइन में और इस लाइन में दूरी ज्यादा है। ठीक है, सपोज दैट 10 मीटर है और इधर पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो कितनी है, 5 है। इधर भी पौधे से पौधे की दूरी बात करें तो 5 है। सेम यही सिस्टम है पूरा कि इसमें भी अच्छे से हवा पानी मिल जाता है, बाग ज्यादा सघन नहीं होता है। पर इससे अलग क्या है कि 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इसमें आयत का निर्माण करते हैं। इसमें किसका कर रहे थे, वर्ग का निर्माण कर रहे थे। थर्ड नंबर पे जो विधि दे रखी है अपने को, त्रिभुजाकार विधि, ट्रायंगुलर सिस्टम। इस विधि में पौधों का अंतक वर्गाकार विधि की तरह होता है, लेकिन दूसरी कतार के पौधे पहली पंक्ति के 2 पौधों के मध्य लगाए जाते हैं। दूसरी कतार, डायग्राम से सही से समझ में आएगा आपको। दूसरी पंक्ति के जो पौधे हैं ना, वो पहली पंक्ति के 2 पौधों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, ये पहली पंक्ति हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई अपनी, ये वाली फर्स्ट लाइन होगी। अब सेकंड लाइन जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, पहली पंक्ति के 2 पौधों के बीच में दूसरी पंक्ति का पहला पौधा। ये 2 पौधे हो गए, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ, यहां पे लगाएंगे। सेकंड जो ये फर्स्ट लाइन थी हमारी, ये सेकंड लाइन लगा रहा हूं तो इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों, ये तीनों मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। ये देखो त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, 3 पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। इस विधि में पौधों का अंतक वर्गाकार विधि की तरह होता है, लेकिन दूसरी कतार के पौधे क्या होते हैं, पहली कतार के 2 पौधों के बीच में लगे होते हैं। 2 पौधों के बीच में लगे होते हैं। इस विधि में 3 फल वृक्ष मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। पौधे लगाने का यह क्रम आगे की पंक्तियों तक बढ़ाया जाता है। इस विधि में पौधों का अंतर 10 मीटर है तो पहली पंक्ति का पहला पौधा 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस विधि में भूमि का सदुपयोग होता है, परंतु कृषि क्रियाएं कठिनाई से होती है। भूमि का सदुपयोग तो हो जाता है, ठीक है, कम भूमि में ज्यादा पौधे लग जाते हैं इससे, त्रिभुजाकार विधि से। बट क्या होता है, पास पास में लग गए ना तो अपने को जो कृषि क्रियाएं जो हैं उनको करने में दिक्कत आती है, जो कृषण क्रियाएं हैं उनको करने में दिक्कत आती है। बात करते हैं 4th नंबर, पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार या पूरक विधि जिसको बोलते हैं फिल्लर सिस्टम या क्विनकक्स, फिल्लर सिस्टम या क्विनकक्स मेथड। ठीक है, फिल्लर मेथड भी बोलते हैं इसको, पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि। इनको मैं मिटा देता हूं, जो चीजें आप समझा चुके हैं वो। पंचभुजाकार, अब 5 पौधे मिलकर इसमें करेंगे निर्माण, पंचभुजाकार विधि। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, क्विनकक्स या फिल्लर सिस्टम या पूरक विधि इसको बोलते हैं। इस पूरक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्गाकार विधि की तरह है, परंतु वर्गाकार विधि के 4 फल वृक्षों के मध्य 1 फल वृक्ष और लगाया जाता है। वर्गाकार विधि की तरह 4 पौधे मिलकर वर्ग का निर्माण कर रहे थे, बीच में एक और पौधा लगाया जाता है, पूरक पौधे के रूप में छोटा पौधा लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पूरक विधि या पंचभुजाकार या क्विनकक्स या फिल्लर मेथड। सारे इसी के नाम है, पूरक विधि, पंचभुजाकार विधि, क्विनकक्स मेथड या फिल्लर सिस्टम। इसमें क्या होता है, सेम वर्गाकार की तरह ही है, सेम वर्गाकार विधि की तरह है, बट बीच के अंदर एक और पौधा लगाया जाता है पूरक पौधे के रूप में।
इसको पूरक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्गाकार विधि की तरह ही है, परंतु वर्गाकार विधि के 4 फल वृक्षों के मध्य, वर्गाकार विधि के 4 फल वृक्षों के मध्य बीच में एक पूरक पौधा लगाया जाता है। इस तरह 5 फल वृक्षों से पंचभुज का निर्माण होता है। इस विधि में वर्गाकार से लगभग दुगने फल वृक्षों का रोपण होता है और बाग सघन हो जाता है। इस विधि में क्या होता है, लगभग ये वर्गाकार जो विधि है उससे दुगने पौधे लगते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है एक कि कौन सी विधि में वर्गाकार विधि से दुगने पौधे लगते हैं, किसमें लगते हैं, पंचभुजाकार। जो चौथे नंबर की है पंचभुजाकार या क्विनकक्ष या क्विनकक्ष, पंचभुजाकार या फिलर सिस्टम जिसको बोलते हैं। जो 4 नंबर की अपनी विधि है जो वर्गाकार विधि के समान है, बीच में एक पूरक पौधा लगा रहे हैं, उसको पंचभुजाकार विधि बोलते हैं। और उसके अंदर वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे लगते हैं। कितने पौधे लगते हैं, दुगने पौधे लगते हैं। अतः चारों कोनों पर स्थायी फल वृक्ष तथा बीच में अस्थायी या पूरक फल वृक्ष लगाते हैं, जो कि कुछ वर्षों बाद हटा दिया जाता है। पूरक पौधे के रूप में पपीता, फालसा, अनानास, केला। पूरक पौधा जो बीच में लगा रहे हैं इसके रूप में क्या क्या लगाते हैं, पपीता, फालसा, अनानास, केला, ये लगा सकते हैं। इनमें बेस्ट पपीता, फालसा ये रहते हैं छोटे पौधे। ये तो चारों जो है ये तो स्थायी है, परमानेंटली है। जो बीच में जो लगा रहे हैं वो कम अवधि के लिए लगाया जाता है, कुछ साल के बाद में, कुछ टाइम के बाद में उत्पादन लेके उसको वहां से हटा दिया जाता है। इसलिए वर्गाकार विधि के समान है, इससे दुगने पौधे लग रहे हैं। 5 पौधे मिलकर पंचभुजाकार का निर्माण कर रहे हैं। सेम इसका मेथड है, बीच में एक पूरक पौधा लगाया जा रहा है। पूरक पौधे के रूप में पपीता, फालसा, अनानास या केला अपन ले सकते हैं। इससे फलोद्यान से प्रारंभिक में अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। ये क्यों वो अपनाते हैं कि ये जो मुख्य 4 पौधे हैं अपने, ये तो क्या लेट उत्पादन देंगे, ऐसे तो है नहीं फल वृक्षों के अंदर कि आज लगाए 6 महीने में उत्पादन देंगे। बहुत लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाला है, तो इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है कि आम के पौधे लगा रहे हो वो कब उत्पादन देंगे, ठीक है, कब तक वो जाके प्योरली उत्पादन देंगे। तो उस इतने दिन खर्चा वर्चा चलाने के लिए या अधिक आय या बीच में आय प्राप्त करने के लिए यहाँ पे छोटे पौधे लगाएंगे, जैसे पपीता का हो गया, केले का हो गया। तो उससे क्या होगा, बीच में अपने को मिलता रहेगा, बीच में अपने को जो आय है या खर्चा जो आप बोल सकते हो वो मिलता रहेगा। बात करते हैं अपन जो बचे 5 नंबर पे, षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल। षटभुजाकार या हेक्सागोनल जो मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, षटभुजाकार या हेक्सागोनल। इस विधि को समत्रिभुज त्रिभुज विधि भी कहते हैं। इसमें 6 फल वृक्षों से मिलकर षटभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। 6 फल वृक्षों से मिलके, 6 फल वृक्षों से मिलके किसका निर्माण होता है, षटभुजाकार या ये नीचे वाली है षटभुजाकार विधि। इसमें 6 फल वृक्षों से मिलकर षटभुजाकार आकृति का निर्माण होता है तथा इनके बीच एक अतिरिक्त पौधा 7वें पौधे के रूप में लगाया जाता है या लगा रहता है। इसमें बाग बहुत अधिक सघन हो जाता है। इस विधि में क्या होता है, बाग बहुत अधिक सघन हो जाता है। 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, षटभुजाकार का। 6 पौधे मिलकर षटभुजाकार का निर्माण करते हैं तथा इनके बीच एक अतिरिक्त पौधा 7वें रूप में लगा रहता है। इससे बाग बहुत सघन हो जाता है तथा वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। वर्गाकार जो विधि थी इसकी तुलना में डबल तो किसमें लग रहे थे, पूरक में, और 15% अधिक किसमें लगेंगे, हेक्सागोनल में। ये चीज ध्यान रखना, 15% अधिक किसमें लगेंगे, हेक्सागोनल में। अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो सही से पढ़ो, कॉन्फिडेंट होकर पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी जितना मेरे से हो पा रहा है 101%, देखो जितना मेरे टाइम निकाल के आपको, इसका कोई फीस वगैरह नहीं है, कोई आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, कोई आपको मतलब बंदिशें नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि आप देखो ही। जिस भाई को पढ़ना है, जिसको ओजीपी मेंटेन रखनी है, अच्छे से पेपर को वो करके आना है सोल्व, तो वो देख सकते हैं। उन सभी का वेलकम है। जो नहीं देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद और जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। बाकी अगर देख रहे हो आपको ठीक लग रहा है कि हाँ यार मेरी हेल्प हो रही है इससे, बाकी जो मैंने पहले के जो बनाए हैं यूपी वगैरह के जो बच्चे थे वो देखे थे तो उनको बहुत हेल्प हुई है, तो इसी सोच के मैंने बनाया कि आपको भी हेल्प हो। बाकी जिन भाइयों को रियली में हेल्प हो रही है, समझ में आ रहा है या कुछ तो पल्ले पड़ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ वाले जितने भी है ना उनसे शेयर करना और कमेंट करके बताना मेरे को कि और अब नेक्स्ट अपन कौन सी क्लासेस स्टार्ट करें। बाकी सुपरवाइजर की बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, एक बार बीएससी के पेपर वगैरह हो जाए, थोड़ा सा फ्री, आप भी फ्री हो जाओगे, फिर करते हैं सुपरवाइजर की बहुत अच्छे से। तो क्या पढ़ रहे थे अपन, षटभुजाकार विधि के बारे में पढ़ रहे थे। षटभुजाकार विधि, इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगते हैं। प्राय शहर के नजदीक या महंगी भूमि में इस विधि से फल वृक्षों का रोपण किया जाता है। बाग सघन होने से कृषि क्रियाएं करने में दिक्कत आती है।
षटभुजाकार, हेक्सागोनल मेथड। कहाँ पे काम में ले जाता है? जो बाजार के समीप या मार्केट या शहर के समीप जो महंगी भूमि है ना, उनमें काम में ली जाती है महंगी भूमि। अब 6 पौधे लगा रहे हैं, बीच में एक और अगर फिलर प्लांट लगा दिया, पूरक पौधा लगा दिया, तो बहुत अधिक सघन हो जाता है। अपना जो बाग है ना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सघन हो जाएगा, वो पास हो जाएंगे, तो कृषि क्रिया करने में दिक्कत आएगी। पहली चीज कृषि क्रिया, महंगी भूमियां जो है वहाँ पे यूज ली जाती है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, महंगी भूमियों में यूज ली जाती है और वर्गाकार की अपेक्षा 15% अधिक लगते हैं महंगी भूमियों में। शहर के नज़दीक बाग बहुत अधिक सघन हो जाता है, जिससे कि कृषि क्रियाएं करने में दिक्कत आती है तथा फल वृक्षों को सही से फैलने के लिए जगह वगैरह नहीं मिल पाती है। लास्ट जो अपनी रह रही है समुच्चय विधि या कंटूर सिस्टम। इस विधि का प्रयोग ऊंची नीची पहाड़ी असमानता भूमियों में किया जाता है। ढलान के मध्य पंक्ति बनाकर कंटूर के साथ पौधे लगा दिए जाते हैं। कंटूर या समुच्चय विधि है वो कहाँ पे? पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में ये पहाड़ है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जगह करके लाइनों के रूप में पौधे लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंटूर विधि। तो ये मैंने ऊपर, वैसे आपको ये चीज़ें 12th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, एग्रीकल्चर से पास आउट करके आए हो, ठीक है, और जेट वगैरह में भी पढ़ के आए हो। तो एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। 1 अप्रैल से आपके पेपर है SKN वालों के, इस वजह से, और फर्स्ट पेपर ही आपका हॉर्टी का है। और हॉर्टिकल्चर का हमने लगभग आज की क्लास और इसके अलावा जो क्लास आपको मिलेगी ना, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। आज की और इसके बाद में जो क्लास मिलने वाली है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। एग्रोनॉमी का आप देखते रहना, करवा दिया उतना, बाकी जितना होएगा वो और करवा देंगे। अब इसके बाद में अपने पास आता है पौधे लगाने का समय और पौधे लगाना। पौधे लगाना और पौधे लगाने का समय, तो ये वैसे दिया हुआ नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि फलदार पौधों की रोपाई फलों के अनुसार वर्ष में 2 बार होती है। जो फलदार पौधे हैं वर्ष में 2 बार रोपाई कर सकते हैं उनकी, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार रोपाई करते हैं। कब कब? सदाबहार फल वृक्षों को वर्षा ऋतु तथा जुलाई अगस्त में लगाना उत्तम रहता है। जो सदाबहार है, एवरग्रीन वाले हैं ना, सदाबहार जो फल वृक्ष है उनको कब लगाना? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु कब रहती है? लगभग जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में लगाना उत्तम रहता है या सही रहता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह कार्य सितंबर में किया जाता है। वर्षा के अलावा पौधों को बसंत ऋतु अर्थात फरवरी मार्च में भी लगाया जाता है, लेकिन इस समय ग्रीष्म में छोटे फल वृक्षों को गर्मी से बचाव एवं सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, छोटे जो फल वृक्ष हैं उनको बसंत ऋतु में भी लगाया जाता है, फरवरी के लगभग। अब फरवरी में अगर आप लगा रहे हो तो लगाते ही तो ऐसा नहीं स्टेबल हो जाएगा, पूरा स्थायी हो जाएगा, वो ग्रोथ करेगा। छोटा पौधा लगा रहे हो, फरवरी मार्च अप्रैल मई आ गया, मतलब गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई तो उनमें पड़ेगी लू वगैरह, तो आंधियाँ वगैरह, तो उससे रक्षा करनी पड़ेगी। टाइम टू सिंचाई सारी कुछ व्यवस्था हो ना, लू वगैरह धूप से रक्षा करने की, तब इसमें लगाते हैं फरवरी मार्च में। बाकी जो जितने भी एवरग्रीन है उनको वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, जुलाई अगस्त के अंदर। पौधे लगाते समय सावधानियाँ अपन पढ़ क्या रहे हैं? फलोद्यान प्रबंधन की, एक मैं गार्डन लगाना है, मेरे को उद्यान लगाना है, तो मैं क्या क्या प्रबंधन करूंगा, क्या क्या मैनेजमेंट। तो मैंने स्थान का चुनाव वगैरह जो था, क्लाइमेट सूटेबल सोइल थी, वो सारा देख लिया था। उसके बाद में जमीन अपन पसंद आ गई, फिर क्या करें? 5 विधियाँ थी, 6 विधियाँ, उनके तहत अपने को जो अच्छी लगी, जो अपनी आवश्यकताओं को, अपने उद्देश्य को पूरे कर रही थी, उस विधि के अनुसार हमने बगीचा लगा लिया, मतलब हमने डन कर लिया। अब बगीचा लगा रहे तो पौधे लगाने का टाइम मैंने बता दिया। अब लगाते हैं, पढ़ते हैं कि पौधे लगाते समय क्या क्या सावधानियां अपने को रखनी है। फलों के पौधों को गड्ढों में लगाते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पौधे हमेशा सायंकाल में लगाए, कभी भी तेज धूप या तेज वर्षा में रोपण नहीं करें। ऐसा नहीं कि बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है आप जाके लगा रहे हो कि जल्दी लगेगा। पौधे को कब लगाना चाहिए? इवनिंग में, सायंकाल। हमेशा पौधों को सायंकाल के अंदर ही लगाना चाहिए, शाम के समय ही लगाना चाहिए। पौधे पर लिपटी घास या पॉलीथीन को सावधानी से अलग करें, पौधे के साथ लगी मिट्टी या पिंड को नुकसान नहीं हो। आप जब नर्सरी वगैरह से पौधे खरीद के लाते हो तो जड़, जो उसका जड़ क्षेत्र है वहाँ पे पॉलीथीन या पिंड के रूप में माटी लगी हुई होती है, तो उससे छेड़छाड़ ना करें, उसको पॉलीथीन को हटा के ऐसे कैसे सावधानी से उसको गड्ढे में रख के लगाए जाए। पौधे लगाने से पूर्व ऊपरी भाग की 4-5 पत्तियों को छोड़कर शेष पत्तियां हटा दें। 4-5 पत्तियां छोड़ के शेष पत्तियों को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? पौधा लगेगा, ठीक है, लगती ही अगर पत्तियां ज़्यादा हो तो उसमें वाष्पोत्सर्जन वगैरह ज़्यादा होएगा, तो पानी की मात्रा वो सही से स्टेबल नहीं कर पाएगा। इस वजह से 4-5 पत्तियां छोड़ देते हैं कि इतना वाष्पोत्सर्जन हो सके कि वो वहाँ पे खुद को स्थायी कर सके, और जब वो स्थायी हो जाएगा तो सारा कुछ ठीक से कर पाएगा जो भी क्रियाएं हैं।
पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें, यदि आवश्यक हो तो लकड़ी बांस आदि का सहारा लगाएं जिससे कि पौधे तेज हवा से नुकसान ना हो। आवश्यक हो तो लकड़ी या बांस कुछ भी उसके पास में रोप दे या गाड़ दे, जो भी है, ताकि तेज हवाएं वगैरह उनसे वो गिरे नहीं नीचे, उसकी सुरक्षा हो सके। तो ये बात हो गई नॉर्मली अपने फलोद्यान प्रबंधन की। अब बात करते हैं इसमें प्रतिकूल मौसम एवं बचाव की। एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हो सकता है आपको वो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ 101% तरीके से, तो हो सकता है मैं वो नहीं दे पाऊँ। पर थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, क्लास डालना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें, समझने की कोशिश करें। बाकी मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जितना मेरे को आता है ना उससे ज़्यादा आपको बताऊँ, जितना मैं समझा सकता हूँ उससे ज़्यादा ही कोशिश करता हूँ कि आप समझ पाएँ। पर अगर पूरी बॉडी में अगर कुछ भी दिक्कत है ना, छोटी सी भी सिर दर्द से लेके कुछ भी, तो अपन प्रॉपर्ली रूप से वर्क नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अपना माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो वो वजह से थोड़ा सा जुकाम बुखार होने की वजह से, तो फिर भी आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ वो। तो मेरे को कमेंट, हाँ जिसने यहाँ तक देख लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रतिकूल, प्रतिकूल जलवायु दशाएं, दशाओं से सुरक्षा। प्रतिकूल जलवायु दशाओं से सुरक्षा, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल में क्या हो रहा है, सारा कुछ जो भी जलवायु दशाएं हैं या जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो आपके हिसाब से हो रही है, जो आपको चाहिए था वो ही चीजें हो रही है, तो वो अनुकूल में आएगी। मतलब आपके लिए लाभदायक जो चीजें हो रही है वो सारी। और प्रतिकूल में क्या आएगी, जो आप नहीं चाहते हो या आपके लिए हानिकारक है वो चीजें प्रतिकूल में आ रही है, जो आपके विरोध में जा रही है या आपके विपक्ष में हो रही है वो प्रतिकूल होती है। अनुकूल का सीधा सा उदाहरण मैं बात करूं तो जैसे अपन बात करते हैं कि सूटेबल सोइल, सूटेबल क्लाइमेट, वो अनुकूल में आता है। या सीड डोरमेंसी का नाम सुना है आपने, बीज सुसुप्त अवस्था, कि पौधे को, बीज को जब सारी अनुकूल दशाएं मिले, सारी अनुकूल दशाओं के मिलते हुए भी वह अंकुरण नहीं हो पाता, इसको क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी। अब सारी अनुकूल दशाओं में क्या है, एक बीज को उगने के लिए क्या चाहिए, अच्छी सोइल थी, सिंचाई कर दिया, अच्छी जो उसमें मैन्यूर्स खाद दिए हुए थे, फर्टिलाइजर दिए हुए थे, न्यूट्रिएंट्स दिए हुए थे, सारा कुछ अच्छा था, पानी था वहाँ पे, धूप थी, नमी थी, प्रकाश था, ठीक है, और अच्छी सोइल थी, सोइल की जो भौतिक जैविक दशाएं वो अच्छी थी, खाद वगैरह डाला होता, तो सारी व्यवस्था थी, फिर भी वो नहीं उगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। तो वो सारी अनुकूल व्यवस्थाएं। सपोज दैट आपके ऊपर उदाहरण दूँ, आपके पास टाइम है, ठीक है, नोट्स है, दिमाग है आपके पास, आपकी क्लासेस लग रही है, आपके पास फ़ोन है, यूट्यूब है, सारा कुछ है, पढ़ने का हर एक मैटर है आपके पास अच्छे से अच्छा, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो, फिर भी आगे नहीं पढ़ते हो, तो वो क्या है, सीड डोरमेंसी की तरह आपकी डोरमेंसी है। और उसको जल्दी से जल्दी हटाओ, वरना आप क्या हो जाओगे, ख़त्म हो लोगे, कुछ नहीं है, करियर ख़राब हो जाएगा आपका, आगे का अंधेरे में हो जाओगे, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो। तो ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही है ये अनुकूल दशाएं हैं। अब कोई बंदा है वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, बहुत ललक है, पर ना तो उसके पास नोट्स है, ना उसके पास टाइम बचा, ना वो कॉलेज जा सकता है, ना उसने एडमिशन लिया, तो वो क्या हो गई, सारी उसके लिए प्रतिकूल दशाएं हो गई। तो अपन क्या पढ़ेंगे कि एक गार्डन के लिए, एक उद्यान के लिए जो प्रतिकूल जलवायु दशाएं हैं कि उनसे रक्षा करनी है अपने को, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपना नुकसान पहुंचा सकती है और अपने को ध्यान रखना है, उनसे बचाव करना है। तो जिस भाई को यहाँ तक समझ में, प्रतिकूल जलवायु दशाएं अब पढ़ेंगे, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वो क्या लिखेगा कमेंट्स में, कमेंट्स में उसको लिखना है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। जिस भाई को मैं जो यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, जो संतुष्ट है, मेरी बात से एग्री है, सहमत है, वो 1 अप्रैल लिखे। आगे की बातें करते हैं अब प्रतिकूल जलवायु दशाओं के बारे में। फलवृक्ष रोपण से लेकर बाद तक मौसम से प्रभावित होता है। फल वृक्ष का रोपण कर दिया, लगा दिया हमने, अब ऐसा तो है नहीं कि जो मौसम उससे प्रभावित नहीं होगा, मौसम से प्रभावित होता है हर एक दशा में। अगर वो हो सकता है आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा हो, बाकी डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट रूप से होता होगा, बट वो उससे क्या होता है, इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जलवायु का फल वृक्षों के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। फल वृक्षों की वृद्धि, फलन तथा उसकी गुणवत्ता पर मौसम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फल वृक्ष की वृद्धि, इसकी ग्रोथ, सबसे मेन चीज़ है वृद्धि, उत्पादन, गुणवत्ता, फलन, पुष्पन, इन सारी क्रियाओं पे किसका, मौसम का फर्क पड़ता ही पड़ता है।
और वर्दी के लिए जैसे मेरे को अच्छा मौसम चाहिए और 7 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, अच्छा उत्पादन लेने के टाइम मेरे को 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, गुणवत्ता फलन के और पुष्पन के समय मेरे को 12 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और यहाँ पे मेरे को नमी वाला मौसम चाहिए, यहाँ पे मेरे को सूखा मौसम चाहिए, सपोज दैट उदाहरण बता रहा हूँ मैं समझने के लिए, और यहाँ पे मेरे को आधा नमी वाला मौसम चाहिए, मतलब थोड़ी नमी चल जाएगी। ये सारी चीज़ें जैसे मुझे चाहिए वैसी की वैसी मिल रही है, तो ये मेरे लिए क्या है, अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल मौसम परिस्थितियाँ। और ये हो रहा है कि वर्दी के टाइम बरसात हो गई, उत्पादन के टाइम बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है या बहुत ज़्यादा पाला पड़ गया, फलन के समय आपके आंधी चल गई, ठीक है, तो कच्चे फल झड़ गए, पुष्पन के टाइम सेम हुआ, अधिक ओला पड़ गए तो वो झड़ गए, वो सारी क्या हो गई, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। ठीक है, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये लिख के कि ये जो सारी चीज़ें हैं, वर्दी, उत्पादन, गुणवत्ता, तापमान, ये जो पुष्पन, फलन, इन सबको मौसम प्रभावित करता ही करता है, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। वातावरण में तापमान का कम या अधिक होना, तेज हवाओं का चलना, अतिवर्षा का होना, बहुत अत्यधिक वर्षा होना, अतिवर्षा और अनावृष्टि। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दो शब्द होते हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि तो क्या होती है, सर्वाधिक बरसात हो जाए, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, उसको अतिवृष्टि बोलते हैं। अनावृष्टि, बरसात बिल्कुल भी ना हो, उसको अनावृष्टि बोलते हैं। मौसम के इस प्रकार अचानक परिवर्तन से फल वृक्ष बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, इससे फल वृक्षों को काफ़ी हानि होती है। मौसम की ऐसी परिस्थितियाँ जो फल वृक्षों की वृद्धि, विकास एवं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, प्रतिकूल मौसमी दशाएं कहलाती हैं। मौसम की ऐसी परिस्थितियाँ जो फल वृक्षों पे या अपने उद्यान पे उल्टा असर डालती है या हानि करती है, नुकसान करती है, उनको सबको क्या बोलते हैं, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियाँ बोलते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि पाला पड़ना, गर्म हवाएं जिसको बोल सकते हो लू, पाला पड़ना, गर्म हवाएं, लू, ठंडी हवाएं जिसको बोलते हैं गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, आंधी, तेज हवाएं जो चलती है उनको बोलते हैं आंधी, गर्म हवाओं, तापमान अधिक हो गया, ये सारी क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अब इनके बचाव के उपाय वगैरह सारा अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाले का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉस्ट। ठीक है, ये किस प्रकार प्रभाव डालता है। सर्दी के दिनों में दिसंबर जनवरी के माह में जब वायुमंडल का तापमान रात को 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे आ जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे आ जाता है, उस समय घास फूस व पौधे की पत्तियां पतली परत के रूप में जम जाती है, ये बर्फ की परत पाला कहलाती है। रात के समय सर्दियों के अंदर जब तापमान 0 डिग्री या इससे कम हो जाता है, मेन जो सर्दियाँ होती है जनवरी की बात है, अगर इससे तापमान कम हो गया तो क्या होता है, जो छोटे फल हैं, अपने छोटे पौधे वगैरह हैं या बड़े पौधे, उनकी पत्तियों के ऊपर बर्फ़ की एक हल्की सी परत जम जाती है, वाइट, उसको क्या बोलते हैं अपन, पाला पड़ना। वो किस नुकसानदायक है, अगर पाला पड़ेगा तो छोटे फल वृक्ष हैं या छोटे पौधे हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, तो उनके अंदर का जो जीव द्रव्य है, जो लिक्विड है, वो जम जाएगा, और वो जम जाएगा तो पौधा नष्ट हो जाएगा, जो क्रियाएं हैं वो नहीं कर पाएगा। तो पाले से बचाव के देखते हैं। पाले का प्रभाव सभी प्रकार के पेड़ पौधों पर देखा जाता है, विशेष रूप से छोटे फल वृक्ष एवं चौड़ी पत्ती वालों पर। जिसकी चौड़ी पत्ती रहेगी उस पर आसानी से जम आएगा, ठीक है, वायुमंडल के संपर्क में रहेगी, रात को 0 से कम तापमान रहेगा या 0 रहेगा तो बर्फ़ की परत जम जाएगी, और वो सेम सीन होगा कि ये जो भी क्रिया है वाष्पोत्सर्जन की, शोषण की, प्रकाश संश्लेषण की, वो नहीं हो पाएगी टाइम टू टाइम, और इसमें क्या होएगा, इसका जो जीव द्रव्य है अंदर, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य जो है वो ठंड के कारण जम जाएगा, और ये पौधा नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा। इससे अधिक प्रभावित होते हैं वातावरण में तापमान कम हो जाने से पौधे की वृद्धि एवं फलत प्रभावित होकर रुक जाती है। कभी कभी तापमान की स्थिति अधिक समय तक रहने से फल वृक्ष की पत्तियां विद्यमान कोशिका जल जमकर बर्फ बन जाता है। जो चीज़ मैंने बता रहा, जीव द्रव्य जम जाता है और अंत में नष्ट हो जाती है। उत्तरी भारत व राजस्थान में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जनवरी तक पाले का प्रकोप अधिक रहता है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह से जनवरी तक, जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में, ये 2 सप्ताह है जो उनमें पाले पड़ने की संभावना सर्वाधिक रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्दी इन्हीं में पड़ती है। इसमें बड़े फल वृक्षों की तुलना में छोटे फल वृक्षों में अधिक
नुकसान होता है ये नष्ट हो जाते हैं। पाले से बचाओ, पाले से बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपन तापमान बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सिंचाई करना। पाले की आशंका होने पर बाग में सिंचाई करें, सिंचाई सायकाल को करें, जिससे कि भूमि व फल वृक्षों का तापमान 101 डिग्री बढ़ जाता है। अपने को लगे कि आज रात को बर्फ पड़ सकती है, ज़्यादा सर्दी है, तो सायकाल को अपन क्या करें, उनमें सिंचाई कर दें। सिंचाई, पाले से बचाव के बता रहा हूँ, सिंचाई करना। पहला क्या है, सिंचाई करना, इनको हटा देते हैं। पाले से बचाव के उपाय बता रहा हूँ। पहला क्या है, सिंचाई करना। सांझ के समय अगर अपन सिंचाई करते हैं अपने उद्यान में, तो भूमि का तापमान प्लस पौधों का तापमान और जो है 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो कम असर पड़ता है। नेक्स्ट, धुआं करना। बाग में सायकाल घास फूस फसल अवशेष जलाकर धुआं कर देते हैं, जिससे कि तापमान में वृद्धि हो जाती है। सेकंड क्या है, धुआं करना। धुआं करना। बात करते हैं थर्ड, धुआं करने के अलावा कौन सा है, गंधक के अम्ल का छिड़काव। जो गंधक का अम्ल है उसकी हल्की सांद्रता 0.1%, H2SO4 गंधक का अम्ल जो है उसकी क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, 0.1% घोल बना के छिड़काव कर देते हैं। इसमें अल्कोहल वगैरह पाया जाता है, इससे क्या है, जमते नहीं है, इनका जनन द्रव्य जो जीव द्रव्य वो जमता नहीं है। गंधक के अम्ल का हल्की सांद्रता 0.1% वाले घोल का छिड़काव करें, पौधे का तापमान कम सहन करने की क्षमता वृद्धि होती है, बस पाले से सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है टाटियाँ बांधकर। चौथा क्या है, टाटियाँ बांधकर, उनको छैयाँ देके या टाटियाँ बांध के उनका रक्षा की जाती है। और क्या, विद्युत हीटर के द्वारा वायुरोधी वृक्ष पट्टिका लगाकर और गर्म वायुरोधी वृक्ष पट्टिका, वायुरोधी वृक्ष पट्टिका, ये अपना बगीचा है, उसमें वायुरोधी वृक्ष पट्टिका लगा देते हैं, तो क्या होगा, ठंडी जो हवाएं हैं वो उनसे टकरा के रुक जाएगी, तो अपने बगीचे के जो छोटे पौधे वगैरह हैं, फल वृक्ष हैं, उनका नुकसान कम होएगा। फलोद्यान को ठंडी व गर्म हवाओं, लू आदि से बचाव के लिए बाग की उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, एक चीज ये याद रखना, हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में ही लगाई जाती है वायुरोधी वृक्ष पट्टिका, जो है बाग के उत्तर पश्चिम दिशा में ही लगाई जाती है। सेकंड जो अपनी थी, गर्म हवाएं या लू से। अब गर्म हवाएं या लू किसको कहते हैं, गर्मियों के दिनों में जब पूर्ण रूप से गर्मी पड़ रही है, तो जो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं ना, बिल्कुल थपेड़े लू के, उससे भी पौधे क्या हैं, जल जाते हैं। उस टाइम भी उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। गर्म दिख तो रहा है ना सबको, गर्म हवाएं या लू उनको बोला जाता है, किसको, जो गर्मियों के दिनों में भारत के मैदानी क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तरी भारत के गर्मी के दिनों में, मई जून के माह में अधिक तापमान के कारण गर्म हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को लू कहते हैं। इन गर्म हवाओं से भूमि के साथ साथ वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि छोटे फल वृक्ष फूल आदि झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। इससे बचाव के क्या है, गर्मी के दिनों में उद्यान में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो, वही सिंचाई सर्वाधिक करनी चाहिए। गर्मियों के टाइम तापमान बढ़ जाता है, तो सिंचाई अपने को टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। सिंचाई के अलावा और क्या है, वृक्ष पट्टिका लगाकर, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं, बता दिया मैंने, उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष पट्टिका लगाकर इनकी रक्षा कर सकते हैं। बड़े व पुराने फल वृक्षों के तनों पर सफेद चूने का लेप करके, सफेद चूना या तापरोधी पदार्थ। एक चीज बताऊं, धूप में 2 चीजों को रखना, एक तो ये बोर्ड है सफेद, एक ब्लैक। तो ज्यादा गर्म कौन होएगा, ब्लैक वाला। क्यों, ब्लैक क्या है, तापमान को या प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि सफेद रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्शन करता। तो अगर बड़े फल वृक्ष हैं, उनके तने पे पर सफेद कलर लगा देंगे, सफेद कलर से पोत देंगे उनको, तो गर्म हवाएं जल्दी से उनको गर्म नहीं कर पाएगी, थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा उनका। नेक्स्ट है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि किसको बोलते हैं, सर्वाधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। आंधी तूफान और अनावृष्टि। आंधी तूफान और अनावृष्टि, इनसे रक्षा के नॉर्मली आपको पता है किसको बोलते हैं, कैसे करेंगे। आंधी आएगी तो वायुरोधी वृक्ष पट्टिका है, ठीक है, या टाटियों से सुरक्षा करेंगे, या इनके बांस या जो भी सहारा है वो लगाएंगे, सारा कुछ हो गया। अनावृष्टि में सिंचाई वगैरह देंगे। अब बात आती है उद्यान में एफलन की समस्याओं समाधान, सबसे मेन जो टॉपिक है इसमें पूछने लायक। जिसने 1 अप्रैल लिख दिया है वो दूसरा शब्द क्या लिखेगा, जिसको यहां तक समझ में आ गया। एफलन की समस्याएं देखते हैं अपन। उन निवारण उपाय, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्या है, उसके कारण क्या है, और किसको कैसे दूर किया जा सकता है एफलन को। तो जिसने 1 अप्रैल लिख दिया था वो चीज समझ में आ गई, सारा कुछ विधियां, प्रतिकूल मौसम, बचाव, दशाएं। अब वो आगे लिख देना, OT 111,
ठीक है, एंड में एक और शब्द दूंगा, जिस भाई ने तीनों वर्ड कमेंट किए हैं आई होप मैं समझ जाऊंगा और मेरे को पक्का हो जाएगा कि इस भाई को क्लास से संतुष्ट है, ये जो 30-32 मिनट खराब गई है उसका कुछ निष्कर्ष निकला है उसके लिए। उद्यान में एफलन की समस्याएं। एफलन से तात्पर्य है कि फल वृक्षों में फूल एवं फल नहीं बनना अथवा बहुत कम बनना या आंशिक रूप से आना ही नहीं। एफलन का तात्पर्य क्या है? शब्द से समझ में आ रहा है फलन, पुष्प वगैरह नहीं बन रहे हैं या फल नहीं बन रहे हैं, सीधा ऐसे समझो आप इजी लैंग्वेज में कि पौधे विकसित भी हो गए पर उनमें फलन नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो झड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है अपने को प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो रहा, उसको एफलन बोल सकते हैं अपन। कभी कभी वृक्षों पर एक टहनी पर फूल लगते हैं जबकि दूसरी टहनी वंचित रह जाती है, ऐसी परिस्थिति में फलोद्यान अनुत्पादक कहलाता है, अर्थात उद्यान से कम फलत या आंशिक फलत के कारण आमदनी एवं लागत अधिक होने से फलोद्यान को अनुत्पादकता कहते हैं। भाई देखो, इतनी 10-5 साल बाद में आते हैं जो फल लग रहे हैं, इतनी मेहनत कर दी, इतनी महंगी विधियों से किया, मजदूर का खर्चा, जमीन का खर्चा, सिंचाई का, अन्य रोग कीटों के नियंत्रण का खर्चा सारा लगा दिया, फिर उसमें फल ही नहीं लग रहे हैं, पुष्प नहीं आ रहे हैं, तो उसमें जो लगा दिया खर्चा वो तो हो गया अपना 10 लाख और अपने को जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 2 लाख का, तो अनुत्पादकता कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनुत्पादकता। घाटा लग रहा है ना किसान के, उसको क्या बोलते हैं? अनुत्पादकता कहते हैं। बात करते हैं एफलन के कारण। मेरे मुंह में दर्द हो गया बोलते बोलते कंटिन्यू। क्या ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ कॉलेजेस वगैरह में, तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती, क्या फ़ायदा रहता है मेरे को कि नोट्स वगैरह नोट आउट करवाते हैं, तो मैंने बोल दिया एक लाइन एफलन के कारण, तो बच्चे लिखते हैं, 50 बैठे हैं, 2-5 ऐसे भी होते हैं धीरे लिखते हैं, दोबारा बोलो एफलन के कारण, तो मेरे को बीच में गैप मिल जाता है। अभी यहाँ पे कंटिन्यूस रहना पड़ता है, तो आपने देखा होगा जितनी भी मिनट की क्लास है मैंने 1 मिनट भी चुप नहीं रहा, तो मुंह में दर्द होने लग जाता है मेरे। ठीक है, थोड़ा सा बच रहा है। एफलन के कारण। एफलन प्राय फलोद्यान के एफलन में निम्न 2 कारक होते हैं, बाह्य और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। एफलन के 2 कारक हो सकते हैं मुख्यतः, बाह्य कारक, दूसरा हो गया आंतरिक कारक। आंतरिक कारक इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, 2 कारण है फल के फलोद्यान में फल जो पुष्प हैं वो नहीं आने के या एफलन के कारण। बाह्य कारक में क्या आता है? फल वृक्षों में फूल उत्पादन होने से लेकर फल पकने की विभिन्न उद्यानिकी क्रियाएं, मौसम की दशाएं, अनेक कारक हो सकते हैं। मतलब बाह्य में कौन से आएंगे? ये कोई पुष्प है जिसको बाहर से इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें क्या आ रहा है? वातावरण आ रहा है, मौसम आ रहा है, वहाँ की दशाएं आ रही है, अपन खुद आ रहे हैं, वो क्या आ रहा है? कोई कीट आ रहा है, रोग आ रहा है, पक्षी आ रहा है, वो किस में आते हैं? बाह्य कारक में आते हैं। पहला है पोषक तत्वों की स्थिति। अगर अपने पौधे को पूर्ण रूप से, पहला इसमें लिखना पोषक तत्वों की स्थिति, पोषक तत्वों की स्थिति। इसमें अगर अपना जो फल उद्यान में फल वृक्ष है उनको सही से जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, रेशियो है, CN रेशियो है, वो नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी रूप से जो पोषक तत्व चाहिए फलन के लिए वो चीज़ें अगर नहीं मिल पा रही है तो फलन नहीं होगा। ठीक है, फलन नहीं होगा। पोषक तत्वों की स्थिति, अब ये अपनी कमी से हो रहा है। पोषक तत्वों की स्थिति वाले में देखते हैं, फल वृक्षों में अच्छे फल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपलब्ध होना आवश्यक है। इन तत्वों में से किसी एक की कमी या अधिकता के कारण असंतुलन होकर एफलन हो जाता है। अच्छे फलन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन, CN अनुपात संतुलन मात्रा में होना आवश्यक है। फॉस्फोरस, सल्फर, बोरोन तत्वों की कमी से भी फूल नहीं बनते हैं, तो इनकी पूर्ति करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, मौसम की स्थिति, रोग एवं कीटों का प्रकोप। मौसम की स्थिति सेकंड पे क्या है? मौसम। वो ही अगर प्रतिकूल दशाएं रहेगी तो मौसम में प्रतिकूल दशाएं रहेगी, उसके अनुकूल नहीं होगा तो फलन नहीं होगा। थर्ड नंबर पे जो दे रखा है प्रतिकूल दशाओं के अलावा, मौसम की दशाओं के अलावा, वो दे रखा है रोग एवं कीटों का प्रकोप और सिंचाई। रोग कीटों का प्रकोप, रोग व कीट अधिक लग गए पौधे पे तो हो सकता है फलन हो जाए, पुष्प नहीं लगे या अपने फल नहीं आए। फोर्थ नंबर पे देखते हैं कटाई छटाई, अनुपयुक्त भूमि। कटाई छटाई और अनुपयुक्त भूमि। कटाई छटाई, अगर अपन प्रोडक्टिव शाखाएं जो होती है, उत्पादक शाखाएं, उनको काट देंगे तो अपने को उत्पादन प्राप्त नहीं होगा, फलन नहीं हो पाएगा। सिंचाई, टाइम टू टाइम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, फूल आते टाइम सिंचाई कर दी, झड़ गए, वो अलग चीज़ है, तो ये बाह्य कारक आ गए। बात करते हैं एक्सटर्नल की, आंतरिक कारकों की। तो आंतरिक कारकों में कौन कौन से? आनुवांशिकी कारक है, असंगतता, इनकम्पेटिबिलिटी जिसको बोलते हैं। इन पुष्पों में जन्नांगों के पूर्ण विकसित होने के बाद भी बीजाणु परागण में असंगति होती है, जिससे कि पुष्प नहीं बनते। असंगतता।
हाइब्रिडी, स्वबंध्यता सेल्फ स्टेलिटी, फल वृक्षों के पुष्पों में पूर्ण जननांगों के बनने के बाद भी दोनों का आपस में निषेचन नहीं होना। ठीक है, पुष्प बन गए हैं, नर पुष्प भी बन गए, मादा पुष्प भी, पर उसमें क्या स्व अनिश्चितता है, स्व अनिश्चितता है। इनके जो नर जननांग और मादा जननांग है उनका मिलाव नहीं हो रहा है। अब वो किसी वजह से, आंतरिक वजह से नहीं हो रहा है या टाइम पे विकसित नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आती हैं आंतरिक कारकों में। वो ही कारण आएंगे जिनकी वजह से पौधे के अंदर से जेनेटिक रूप से या पौधे के पुष्प में कोई कमी है या पौधे की संरचना में कोई कमी है, वो चीज़ें आएगी। तो 3 है इसके अंदर, आनुवंशिक कारक, असंगतता, संकरीकरण और स्वबंध्यता। कायिकीय प्रभाव, कायिकीय प्रभाव है फलवृक्षीय विकासीय प्रवृत्ति, कुछ अपूर्ण फलों का बनना, अपूर्ण फूलों का बनना। फूल तो बन रहे हैं उसमें, पुष्पन तो हो रहा है, पर वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है फूल नहीं आने की। अब ऐसा तो बहुत सारा है इसमें, पर वो बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट एक ही क्लास लेंगे, या सिलेबस देख लो आप, 13 लेक्चर दिए हुए थे, लगभग अपना हो गया है। ये एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स और इरिगेशन मेथड, और ये प्लांट बायोरेगुलेटर्स, प्लांट बायोरेगुलेटर, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, प्लस ये जो बच रहा है वो 3 लेक्चर एक क्लास में और करेंगे। बाकी क्लास देखने के लिए थैंक यू। जिस भाई को कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है, 1 अप्रैल HORT11 और एग्ज़ाम लिख देना, ये 3 शब्द लिख देना। बाकी क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जो भी करना, ठीक है। अब हालत नहीं है बोलने की, ठीक है, थैंक यू।